जदीद दौर का सेकुलरिज्म दरअसल एक ज़मीनी मज़हब है जो अपने मानने वालों से अपने तमाम अकायद व नज़रियात को मुकम्मल तौर पर अपनाने और उन पर ईमान की हद तक यकीन रखने का तकाजा करता है। इन अकायद व नज़रियात से एक तर्ज ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल जन्म लेता है जिसका सियासी चेहरा मगरबी जमहूरियत है, मुआशी चेहरा सूदी मईशत है, अखलाकी चेहरा तमाम जिनसी अखलाकियात का मजहब की कैद से आज़ादी है और मुआशरती चेहरा औरत के हुकूक की वो मेराज है जिसमें वो इतनी खुद मुख्तार हो जाए कि उसे जिंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द की जरूरत तक महसूस ना हो। सेकुलरिज्म के इस मजहब का रखवाला और बांका पहरेदार जमहूरी निज़ाम है। यही वजह है कि सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के दिलदादा और उशाक कभी भी भारत और इसराइल के जमहूरी निज़ाम की बुराई नहीं करते। उनसे सवाल किया जाए कि इन दोनों मुल्कों में मुसलमान अक़लियत के मसाइल का कोई हल जमहूरी निज़ाम में मौजूद है तो उनसे कोई जवाब नहीं बनता। इसी तरह सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के यही उशाक और इसी ज़मीनी मजहब के पैरोकार किसी ऐसे मुल्क की तरक्की और खुशहाली का कभी तस्करा नहीं करते जहां जमहूरी निज़ाम मौजूद नहीं है, मगर उसने ऐसी मिसाली तरक्की की कि दुनिया दंग रह गई। जैसे सिंगापुर और चीन। किस कदर हैरत की बात है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा करीबी और देरीना ताल्लुकात चीन से हैं, लेकिन हम में से शायद 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो चीन में राइज निज़ाम हुकूमत और मईशत को बखूबी जानते होंगे। यही वजह है कि जब इमरान खान चीन के निज़ाम की बात करता है तो उस सेकुलर लिबरल तबके को सख्त बुरा लगता है और वो इस डर से इमरान खान की हंसी उड़ाने लगते हैं कि कहीं लोग चीन की कामयाबियों को समझने के लिए उसके निज़ाम का मुताला ही ना शुरू कर दें। सेकुलरिज्म एक ऐसा मुतशद्दिद ज़मीनी मजहब है जो दुनिया में सिर्फ अपने ही निज़ाम का नफाज चाहता है, ख़ास उसके लिए इराक और अफगानिस्तान पर हमला करके लाखों लोगों को कत्ल करने के बाद सेकुलर जमहूरियत नाफिज करना पड़े। यही वजह है कि इन सेकुलर लिबरल जमहूरी गुमाश्तों को इमरान खान के मुंह से रियासत मदीना का लफ्ज़ भी बुरा लगता है। वो जानते हैं कि जिस तरह ज़ियाउल हक बेशक इस्लाम के नफाज में मुखलिस नजर नहीं आता था, मगर उसने जो चंद एक कानूनी इस्लाहात की वही आज तक इन लोगों के हल्क का कांटा बनी हुई हैं। रियासत मदीना के तसव्वुर से तो इनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। मगरबी जमहूरियत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खौफ चीन और चीन की फैलती फूलती और तरक्की करती हुई मईशत का है। चीन क्या है, उसकी मईशत व मुआशरत कैसी है और उसकी सकाफत व तहजीब और सियासी निज़ाम जिंदगी कैसा है। ऐसे लातादाद सवालात हर उस शख्स के जहन में पैदा होते हैं जो ये देखता है कि चीन की मईशत दुनिया की सबसे मजबूत मईशत बन चुकी है, और साथ साथ वो इस बात पर भी हैरान होता है कि चीन ने ना कभी किसी मुल्क पर कब्जा किया और ना ही उसके कोई तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी सेकुलर लिबरल जमहूरी दुनिया चीन की तरक्की को महदूद करने के लिए एक खौफनाक जंगी महाजराई पर उतर आई है। इसीलिए वो ये जानना चाहता है कि चीन के निज़ाम और तर्ज जिंदगी में ऐसी क्या खास बात है जिसमें इस कदर तरक्की हुई है कि दुनिया का हर बड़ा जमहूरी मुल्क इससे खौफजदा है। इस सारे गोरख धंधे को समझने और मुकम्मल इदराक हासिल करने के लिए सिंगापुर की तरक्की के अजीम मेमार ली कुआन यू की किताब दुनिया एक आदमी की नजर से, वन मैन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड, एक जामे किताब है। यूं तो इसमें दुनिया भर की सियासी क़यादतों का तज़किरा मौजूद है, लेकिन चीन की तरक्की, उसकी सकाफत, तहजीब और तारीख पर सबसे ज्यादा रोशनी डाली गई है। पेशे के लिहाज से ली कुआन एक कानूनदान था जो सिर्फ 26 साल की उम्र में 1959 को सिंगापुर का वजीर आजम बना और 32 साल तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहा। उसने खुद अपने जानशीन का इंतखाब किया, सितंबर 1990 में मुस्ताफी हुआ, लेकिन पार्टी क़यादत 2 साल तक अपने पास रखी ताकि जानशीन की तरबियत कर सके। ली कुआन ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिंगापुर को मौजज़ाती तौर पर तरक्की की मेराज पर पहुंचाया, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़े हुए इस अजीम रहनुमा ने जमहूरियत को अपने साहिलों से बहुत दूर रखा और यूं तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल कर ली। ली कुआन वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा चीन के दौरे किए और जिसने चीन में बार बार उभरने वाली क़यादतों को बेहद मुतासिर किया। वो पहली दफा 1976 में एक वफ्द लेकर चीन गया और फिर 39 साल मुसलसल चीन जाता आता रहा। इस दौरान वो माओज़ेतुंग, डीन ज़ाओबंग, यांग होजनताओ और शी जिनपिंग से बार बार मिला और चीन की मुआशी सम दुरुस्त करने और सियासी निज़ाम के खदोखाल तय करने में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि 18 दिसंबर 2018 को चीन ने उसके लिए एक खुसूसी अवार्ड तख्लीक किया जिसका नाम था चीनी इस्लाहात दोस्ती मेडल। ली कुआन अपनी इस किताब में लिखता है कि चीन बाकी पूरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीनी गुज़श्ता 5000 साल से इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक मुल्क
اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب اس کا مرکز مضبوط ہو۔ ایک کمزور مرکز کا مطلب بد نظمی اور انتشار ہے۔ یہ تصور ہر چینی کے دل پر نقش ہے اور وہ اپنی بقا اسی میں سمجھتا ہے۔ مغرب کے بہت سے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ چین مغربی طرز کی جمہوریت اختیار کر لے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چین کے 1.5 ارب لوگوں کا اپنا ایک کلچر اور اپنی تاریخ ہے۔ یہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کے عادی ہیں۔ وہ اپنی سرحدوں میں سکون سے رہنے کے قائل ہیں۔ غور کریں کہ اگر چین کے بحری جہاز اور فائٹر جیٹ امریکہ کے ساحل سے 12 میل دوری پر آ کر بیٹھ جائیں تو پورے امریکہ میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے، جبکہ امریکی بحری بیڑے چین کے آس پاس بڑے آرام سے منڈلا رہے ہیں۔ لیکن چین تحمل اور بردباری میں خاموش ہے۔ جس زمانے میں چین کی ترقی کو ایک ہوّا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا تو لی کوان یو نے کہا تھا کہ چین کی مثال سے سیکھو۔ اس کے پڑوس میں بھارت تقریباً اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے، لیکن چین اس کو اپنے لیے کسی قسم کا خطرہ تصور نہیں کرتا۔ ڈین یاؤ بنگ نے جب چین کو کمیونسٹ معاشی نظام سے نکال کر عالمی منڈیوں کی تجارت سے منسلک کیا تو اس میں بھی مشورہ لی کوان کا شامل تھا۔ موجودہ چینی صدر ژی جب منظر سے غائب تھا تو اس دوران اس کی مسلسل مشاورت لی کوان سے ہی رہتی تھی، جس نے اس کو 2 مشورے دیے تھے۔ ایک، مغرب کے جمہوری نظام کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں، اور دوسرا، کرپشن کے خلاف سخت ترین قوانین لاؤ ورنہ ساری ترقی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا شاہد ہے کہ ژی نے برسر اقتدار آتے ہی چین کی کرپشن کے خلاف اپنی مہم کے پہلے 2 برسوں میں ہی لاتعداد بڑے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ عمر قید تو عام سی بات تھی اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد سرکاری نوکری سے فارغ کر دیے گئے۔ لیکن ایسا سب کچھ کرنے کے لیے پارٹی کا ڈاکیومنٹ 9 بہت اہم تھا، جس کے تحت میڈیا پر کرپٹ سیاسی لیڈروں کے حمایتی تجزیہ کاروں پر پابندی لگائی گئی۔ یہ ہے چین کا وہ ماڈل جس کی کامیابی مغربی سیکولر لبرل جمہوری نظام کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مغرب زدہ دانشور چین کی اس کامیابی کی اصل وجہ کسی کو نہیں بتاتا۔ وجہ صرف ایک ہے: جمہوریت سے دوری اور مضبوط مرکز۔